केनिची शिरीहामा हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक आम लड़का है जिसके स्कूल के कुछ बदमाश लड़के उसे हर रोज़ परेशान करते हैं। उसने अपने कराटे मूव्स का इस्तेमाल करके उन्हें सबक सिखाने की भी कोशिश करी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए वो हमेशा मोटिवेशन की किताबें पढ़ता रहता है। लेकिन एक दिन उसे अपने स्कूल में एक लड़की मिलती है जिसके दादा का कराटे डोजो ज्वाइन करने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। एक दिन लेट होने की वजह से वो जल्दीबाजी में रास्ते पर एक लड़की से टकरा जाता है जो उसे गलती से हमलावर समझ लेती है और उसे ज़मीन पर पटक देती है। लड़की तुरंत माफ़ी मांगती है और किताबें समेटने में उसकी मदद करती है। केनिची उस पर चिल्लाने लगता है, लेकिन लड़की बताती है कि उसके टकराते ही उसका शरीर खुद ब खुद चलने लगा। स्कूल के लिए साथ जाती हुई लड़की लेट होने की वजह से केनिची को लेकर नदी पर से छलांग लगाती है। वो तो उसे आसानी से पार कर लेती है, लेकिन बेचारा केनिची नदी में ही गिर जाता है और लड़की को उसे बचाना पड़ता है। स्कूल देरी से पहुंचने की वजह से केनिची को तो बाहर खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन लड़की अंदर आ जाती है। क्लास में आते ही लड़की अपना नाम फुरिंजी म्यू बताती है और जब टीचर को पता चलता है कि वो एक नामचीन स्कूल से यहाँ पढ़ने आई है तो वो उसकी बुद्धिमत्ता पर शक करता है। लेकिन लड़की अपनी बात को साबित करने के लिए टीचर को बताती है कि लेट आने की वजह से सज़ा के तौर पर वो केनिची के साथ बाहर खड़ी होने जा रही है। क्लास के बाहर फुरिंजी उसे शुक्रिया बोलती है, भले ही उसने उसकी मदद करी थी, और पूछती है कि क्या वो उसका दोस्त बनना चाहेगा। ये सुनकर केनिची का मूड पूरी तरह से बदल जाता है और वो तुरंत उसका दोस्त बनने को राजी हो जाता है। क्लास के बाद केनिची अपने कराटे क्लब जा रहा होता है कि रास्ते में अजीब से दिखने वाला ये लड़का निजीमा उसे रोक लेता है और परेशान करने लगता है। उसे कायर कहता है और फुरिंजी के बारे में पूछता है, लेकिन जब उसे वो जवाब नहीं मिलता जो वो सुनना चाहता था, वो केनिची को पीट देता है। कराटे क्लब में भी उसे बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है और सभी उसे हारा हुआ कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्लब खत्म होने के बाद उसे हर बार की तरह साफ सफाई का काम सौंप दिया जाता है और काम खत्म करने के बाद वो पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करने लगता है। लेकिन तभी यह बदमाश लड़का केनिची को रोक देता है और उसके पेट पे मुक्का मारते हुए बोलता है कि कमज़ोर होने के कारण वो इस क्लब में रहने के लायक नहीं है। वो उसे क्लब छोड़ने की धमकी देने लगता है, जिस पर केनिची बोलता है कि अगर वो ताकतवर बन जाए तब तो उसे क्लब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लड़का अपनी हंसी रोक नहीं पाता और उसे मुकाबले की चुनौती देते हुए वो एक हफ्ते का समय देता है जिसमें हारने वाले को क्लब छोड़ना पड़ेगा। घर जाते वक्त वो ताकतवर होने की किताब पढ़ रहा होता है और दुश्मनों को हरा कर हीरो बनने के अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। अचानक से वो रास्ते में देखता है कि कुछ गुंडे फुरिंजी और एक बुढ़े को परेशान कर रहे हैं। हीरो बनने की जगह केनिची दुमबाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे खुद पर शर्म आती है कि उसकी दोस्त मुसीबत में है और वो उसे अकेला छुड़ाया। इसलिए वो दोबारा से वहाँ जाता है और गुंडे पर उल्टे सीधे मुक्के चलाने लगता है, ये सोच कर कि कोई ना कोई मुक्का तो उसे लग ही जाएगा। लेकिन जब वो उसे लगता है तो गुंडे पर उसका कुछ असर नहीं होता। गुस्से में आकर वो चाकू निकाल लेते हैं, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही फुरिंजी तेजी से उन पर हमला करती है और उन्हें आसानी से हरा देती है। गुंडे फौरन वहाँ से भाग जाते हैं और लड़की केनिची को बहादुर बताकर फिर से बेवजह शुक्रिया बोल देती है। फुरिंजी उसे बताती है कि वो अपना पहला दोस्त पाकर कितना ज़्यादा खुश है और केनिची उसे अपने कराटे क्लब के खराब एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। ये सुनकर वो बोलती है कि कराटे की नींव कमज़ोरों को बदमाशों से बचाने के लिए रखी गई थी, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। वो उसे मार्शल आर्ट और कराटे सीखने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढने को कहती है। उसके दिए हुए नक्शे का पीछा करते हुए वो एक वीरान जगह तक पहुँच जाता है। वो वहाँ का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी एक विशाल बूढ़ा अचानक से वहाँ आकर आसानी से सिर्फ एक उंगली की मदद से दरवाज़ा खोल लेता है। ये देखकर केनिची चौंक जाता है और घबरा कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है। केनिची उससे पूछता है कि क्या वो मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। बूढ़े को लगता है कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है, इसलिए वो उसे बताता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी मुकाबला नहीं हारा है। हैरान केनिची उसे बताता है कि फुरिंजी ने उसे भेजा है और ये सुनकर बूढ़ा उसे अंदर ले जाता है। अंदर उनका सामना एपेचाइन नाम के एक आदमी से होता है जो मुक्केबाजी की अपनी कला की बहुत ज़ोरदार ट्रेनिंग कर रहा होता है। केनिची को देखते ही वो और जोश में आ जाता है और अपनी स्किल्स को दिखाते हुए दीवार पर मुक्के मारने लगता है। वो आगे बढ़ जाते हैं जहाँ एक कमरे में केनिची को एक लड़की दिखाई देती है। केनिची को पहली नज़र में तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, लेकिन वो दंग रह जाता है जब वो अपनी तलवार के एक ही वार से वहाँ लगे सभी ब्लेड्स को काट देती है। वो चुपके से उसकी तस्वीर ले रहे आदमी पर भी हमला करती है, लेकिन एक निंजा शार केनिची की तरफ भी आ जाता है, जिसे ऐन वक्त पर बूढ़ा रोक लेता है और उसे उससे दूर रहने की सलाह देता है। उसके बाद बूढ़ा उसे सकाकी नाम के इस आदमी से मिलवाता है जो उसे ट्रेनिंग करवाएगा, लेकिन सकाकी को उसे अपना चेला बनाने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने जानलेवा मुक्के केनिची को दिखाता है और बोलता है कि अगर वो उसके साथ ट्रेनिंग करेगा तो 3 दिनों के अंदर ही अपना दम तोड़ देगा। केनिची का बाली उम्र में मरने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो उस डोजो में ट्रेनिंग ना लेने का फैसला करता है और वहाँ से जाने लगता है। हालांकि जब वो एक और डरावने आदमी को देखता है तो वहीं बेहोश हो जाता है। आश्चर्य से फुरिंजी उसे दगाती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। केनिची फौरन उससे वहाँ से चलने को बोलता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जगह खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वो मना कर देती है और उसे हैरान करते हुए खुलासा करती है कि ये अजीब जगह जहाँ पर वो अभी है उसका घर है और बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि उसके दादाजी हैं। वो केनिची को वहाँ मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्ट से मिलवाता है और रियोजन पाकू नाम की उस जगह के बारे में बताता है। उनमें एक कराटे भट्टर शियो सकाकी, गुप्त मुथाई बॉक्सिंग का मास्टर एपाचाई, कई प्रकार की चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स में माहिर केनसाइमा, एक वॉरियर और फिलोसोफर आकासेम कुत्सोजी और तलवारबाजी और हथियार संभालने में माहिर शुगर कोसाका है। उसके बाद दादाजी खुद को घर का मुखिया बताते हैं और ये सब सुनकर केनिची का दिमाग घूमने लगता है। उसको संभालने की जगह फुरिंजी सबके लिए चाय बनाने का बहाना बनाकर केनिची को उन फाइटर्स के बीच अकेला छोड़कर चली जाती है।
वो सोचते हैं कि वो केनिची को यहाँ क्या सोच कर लाई है और क्या वो दाखिला लेने से पीछे हट जाएगा। दादाजी उससे सीधा पूछते हैं कि क्या वो रियोजन पाकू में उनके साथ जुड़ना चाहता है, जिस पर वो पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फिर हाँ बोल देता है, ये सोच कर कि उनके साथ जुड़कर वो भी ताकतवर बन जाएगा। मुच्छड़ उसके हाँ बोलते ही एक फॉर्म में उसे अपनी डिटेल्स लिखने को कहता है और उसे $200 हर महीने देने को बोलता है। उसकी बेरोजगारों वाली शक्ल देखकर मुच्छड़ पैसे कम करके 100 बोलता है और अंततः 50 तक आ जाता है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है और जब तक वो उन्हें मिल रहे हैं उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तभी फुरिंजी सभी के लिए चाय लेकर आ जाती है और मास्टर्स को देने लगती है। दादा बताते हैं कि उनकी फीस इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं चल रही है और ये केवल फुरिंजी के बही खाता ठीक से रखने के कारण ही वो इस आर्थिक संकट के दौरान जी पाए हैं। घर में उसकी बाकी जिम्मेदारियां सुनने के बाद केनिची को लगता है कि वो उसके साथ नौकरों वाला बर्ताव कर रहे हैं और कम से कम उसकी रक्षा करने के लिए वो रोजाना वहां आने की ठान लेता है। दादाजी अकासेम को उसका शिक्षक बना देते हैं क्योंकि उसके पास पढ़ाने का अनुभव है और वो काफ़ी शांत स्वभाव का है। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले केनिची को अपनी जान का डर सताने लगता है और उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। बिना समय बर्बाद किए अकासेम केनिची से उसके मार्शल आर्ट के अनुभव के बारे में पूछता है। केनिची कोई अनुभव न होने की अपनी बात को स्वीकार करता है और स्कूल में धमकाए जाने के बारे में बताता है। अकासेम उसे आश्वासन देता है कि जुजुत्सु सीखने के बाद वो खुद को बचाने में सक्षम हो जाएगा और वो दूसरों के मुकाबले कम शक्ति बरतने का वादा भी करता है। लेकिन अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका उसे ट्रेनिंग के वक्त मिलता है, जिसके एंड्योरेंस टेस्ट में उसे अपना बैलेंस बनाते हुए 2 बड़े मटकों को पकड़ कर रखना है और अगर वो थोड़ा सा भी लड़खड़ाया तो सुइयां उसे चुभ जाएंगी और वो नीचे से जल जाएगा। वो सोचता है कि अगर ये शुरुआती बढ़ाव है तो आगे उसका क्या हाल होगा। दूसरे मास्टर के साथ ट्रेनिंग करने के बारे में सोचते ही उसकी रूह कांप जाती है। जब वो लड़खड़ाता है तो सुइयां उसे चुभ जाती हैं और वो दर्द के मारे उछल जाता है। अकासेम उसे थोड़ी देर का ब्रेक देता है और फिर से उसे ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर एक टास्क देता है। केनिची को अकासेम को खींच कर दौड़ते हुए 3 ट्रेन स्टेशन पार करके एक पार्क तक ले जाना है। उसके बाद अकासेम उसे रेस्ट दे देता है लेकिन केनिची इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो मुश्किल से चल पा रहा था, जिस वजह से वो फिर से डोजो छोड़ने की सोचता है। हालांकि फुरिंजी को देखने के बाद उसका मन बदल जाता है और वो वापस आने का फैसला करता है। अगले दिन उसकी असली ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। उसे पानी से भरे 2 बड़े घड़ों को लेकर खंभों के बीच चलना पड़ता है। वो अकासेम से पूछता है कि मसल ट्रेनिंग के बजाय वो वास्तव में जुजुत्सु कब सीखेगा, जिस पर अकासेम बताता है कि पहले उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। वो केनिची को समझाते हुए बोलता है कि एक चींटी चाहे जितनी भी तकनीक का इस्तेमाल कर ले वो हाथी को अपनी ताकत से नहीं हरा सकती, लेकिन अगर उन दोनों की ताकत की बराबरी की जाए तो वो अभी उस चींटी से भी कमज़ोर है। अपनी इतनी गंभीर बेइज्जती केनिची को सहन नहीं होती और फिर से जोजो छोड़ना चाहता है, लेकिन अकासेम उसे चींटी की मेहनत के बारे में याद दिलाते हुए दृढ़ रहने को प्रेरित करता है। ये देखते हुए कि अकासेम के पास अब अपना स्टूडेंट है, बॉक्सर अपेचाई भी उसे ट्रेनिंग देने को कहता है और इसी तरह केनिची को उसकी सीमाओं तक ढकेल दिया जाता है। बुजुर्ग को ये काफ़ी दिलचस्प लगता है और वो उसे कई मास्टर से ट्रेनिंग मिलने के लिए आभारी होने को कहता है। इस दौरान फुरिंजी को डामोजी के प्लान के बारे में पता चल जाता है कि अगर केनिची मुकाबले में भाग लेता है तो वो उसे जान से मार देगा। फुरिंजी इसके बारे में केनिची को नहीं बताती, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वो रात में उसे पार्क में कुछ तकनीकों के बारे में बताती है। वो अपने पैरों की उंगलियों को आपस में जोड़कर कुवो नाम का मूव दिखाती है और फिर तेजी से बाहर घूमती है, जिसे हीहो कहते हैं। हालांकि उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे खुद पर हमला करने को बोलती है ताकि वो उसे पैरों की कला और तेजी से निकलने के बारे में बता सके। वो पहले तो लड़की होने की वजह से उस पर हमला करने से इनकार कर देता है, लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि लड़का या लड़की होने से सीखने का कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो जो उसे बताती है वो वही करता जाता है। शुरुआत में तो उसे थोड़ी मुश्किलें होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो उसे प्रेरित करती है उसमें सुधार होता जाता है। अगले दिन फुरिंजी उसके साथ स्कूल जाने के लिए रुकी हुई होती है और सोचती है कि उसे इतनी देर क्यों लग रही है, लेकिन जल्द ही वो देखती है कि केनिची उसी फुटवर्क को प्रैक्टिस करते हुए उसकी ओर आ रहा है जो उसने कल रात को सिखाया था। वो उसे बताता है कि वो सुबह घर से जल्दी निकला था, लेकिन इस तरीके से चलने की वजह से उसे आने में देरी हो गई। केनिची उससे उसके बिना आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन फुरिंजी एक अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभाते हुए ऐसा करने से इनकार कर देती है और आराम से उसके साथ स्कूल तक जाती है। डमांजी की चुनौती का सामना करने के लिए जब वो कराटे क्लब में घुसता है तब उसे पता चलता है कि वो कितने पानी में है। मुकाबले की शुरुआत में केनिची डमांजी के हमलों का सामना नहीं कर पाता, लेकिन फुरिंजी के सिखाए हुए मूव के इस्तेमाल से वो डमांजी के वार से बचने में सफल हो जाता है। वो लगातार उसके हमलों से बचने लगता है और एक नई तकनीक का इस्तेमाल करता है जिससे डमांजी लड़खड़ाकर गिर जाता है। डमांजी विद्रोह करते हुए बोलता है कि केनिची ने प्रतिबंधित चाल का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके बावजूद उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है और डमांजी के शर्त के मुताबिक क्लब छोड़ने को कहा जाता है। लेकिन तभी केनिची आगे आता है और प्रतिबंधित मूव का इस्तेमाल करने की बात को मानते हुए अपनी हारी मान लेता है और उसके बजाय खुद क्लब छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसे हराने की कोशिश करने के लिए केनिची को खुद पर गर्व भी होता है। बाहर उसे निजीमा मिलता है और वो अच्छी लड़ाई करने के लिए उसकी तारीफ करता है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन केनिची उसे रोकता है और शुक्रिया बोलता है। इसके बाद निजीमा उसे एक खुफिया जानकारी देता है और बोलता है कि आज के मैच का रेफरी सुकाबा अपनी काबिलियत परखने के लिए उससे लड़ने के लिए बेताब है। केनिची घबराने लगता है और अपनी फूटी किस्मत को कोसता है, क्योंकि सुकाबा उनके कराटे क्लब का सबसे ताकतवर फाइटर है। ऊपर से निजीमा उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि मुकाबले के बाद ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे और पागलों की तरह हंसते हुए वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन स्कूल में दो लड़कों को फिरिंजी पसंद आ जाती है और वो उसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तब हैरान हो जाते हैं जब वो उन्हें नज़रअंदाज करके केनिची से बात करने चली जाती है, जो कल की बात को लेकर अभी तक सहमा हुआ था। उसकी मनोदशा से अनजान वो उसे बताती है कि उसने जिम्नास्टिक क्लब ज्वाइन कर लिया है और पूछती है कि कराटे क्लब से निकलने के बाद उसने कौन सा क्लब ज्वाइन किया है। जिस पर केनिची बहुत ही शर्मिंदगी के साथ उसे बताता है कि उसने गार्डनिंग क्लब ज्वाइन किया है और फिर बिलखते हुए पौधों को पानी देने चला जाता है। हालांकि आखिर वो उसके मूड को पहचान कर उसे रोक लेती है और सोचती है कि अब उसके बारे में क्या किया जाए। तभी निजीमा बीच में आ जाता है और खुद को केनिची का लंगोटिया यार बताता है। उसकी बात को सच मानकर वो खुद का परिचय देती है और ये देखकर बाकी लड़कों की सुलगने लगती है। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और बाद में उसे जिम क्लास में मिलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सुकाबा क्लास के दौरान अखरोट तोड़कर आवाज़ कर रहा होता है, जिस वजह से टीचर उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। उसे हाथों से अखरोट को आसानी से तोड़ते हुए देखकर टीचर उसे डर जाता है और उसे नज़रअंदाज कर देता है। वो अखरोट तोड़ना जारी रखता है और सोचता है कि केनिची ने जानबूझकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था या फिर सिर्फ उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। बाद में निजीमा फिरिंजी को बताता है कि सुकाबा केनिची से लड़ने की योजना बना रहा है और इस बात पर जोर देता है कि सुकाबा पत्थरों को अपने नंगे हाथों से तोड़ सकता है। इस बीच केनिची कांप रहा होता है और उसे लड़ने के बारे में सोच कर ही सदमे में चला जाता है। डोजो में भी पौधों को पानी डालते हुए केनिची मुकाबले के बारे में ही सोच रहा होता है, जिससे वो फिर से सहम जाता है। उसकी चिंता को दूर करने के लिए अकासेम उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो उसे खुद को घोड़े की तरह खिंचवाता है तो वहीं केंसाई उसे पैरों की मजबूती की ट्रेनिंग करवाता है और बताता है कि मार्शल आर्ट में पैरों की ताकत का कितना ज़्यादा महत्व है। इसके बाद अपाचाई उसे अपना वार्म अप रूटीन करके दिखाता है, लेकिन केनिची वहाँ से भाग जाता है। इस बीच सकाकी फिरिंजी से उस टेक्निक के बारे में पूछता है जो उसने केनिची को सिखाई थी। वो उसे बताता है कि भले ही उसने वो उसे बदमाशों के खिलाफ जीतने के लिए सिखाई थी, लेकिन अब उसके जीतने के बाद और भी ज़्यादा शक्तिशाली लोग अपनी कला को आंकने के लिए उसे मुकाबला करने के बारे में सोचेंगे। ये सुनकर फिरिंजी दंग रह जाती है, क्योंकि सकाकी ने जो अभी हो रहा है उसका अंदाजा पहले से ही लगा लिया था और उसे ये भी समझ आ जाता है कि मास्टर्स ने इसी वजह से केनिची को अभी तक कोई टेक्निक नहीं सिखाई थी। सकाकी उसे बताता है कि केनिची में अभी बेसिक कोर स्ट्रेंथ की कमी है और अब उसकी वजह से केनिची को दूसरे बच्चों से नफरत का सामना करना पड़ेगा। तभी उसकी बात को साबित करते हुए अपाचाई केनिची को मुक्का मारकर उड़ा देता है और केनिची काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाता है। घर पर उसकी बहन उसे जगाती है और वो ये सोचकर खुश होता है कि उसकी मृत्यु हो गई है और वो अभी स्वर्ग में है, लेकिन वो केनिची को बताती है कि वो अभी जिंदा है और उसकी हालत पर अपनी चिंता जाहिर करती है। रात के खाने के वक्त उसके पिता उसकी चोटों के बारे में सवाल करते हैं और पूछते हैं कि जो डोजो उसने ज्वाइन किया है क्या वो वैध भी है, जिस पर वो मान लेता है कि डोजो की हालत ठीक नहीं है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अपने बेटे की रक्षा करने के लिए उसके पिता बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन केनिची की माँ उन्हें दिलासा देती है कि केनिची का बिना पीछे हटे अपने डर का सामना करना उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है, जिस वजह से उन्हें इस डोजो को चुनने के लिए अपने बेटे पर भरोसा करना चाहिए। अगले दिन केनिची और फिरिंजी सुकाबा से बचने के लिए स्कूल की फेंस पर चढ़ जाते हैं और वो ये देखती है कि केनिची दिन पर दिन ताकतवर होता जा रहा है। जिम्नास्टिक क्लास में ताकाशिमा नाम की एक लड़की को उसकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए तारीफें मिलती हैं, लेकिन जब स्ट्रेचिंग के दौरान फिरिंजी अपने लचीलेपन का प्रदर्शन करती है तो हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। ये देखकर ताकाशिमा उसे जलने लगती है और उसे पूरी परफॉर्मेंस के लिए चैलेंज करती है। वो एक गहरी सांस लेती है और अपनी लाजवाब जिम्नास्टिक स्किल्स का प्रदर्शन करती है। सभी लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं तो वहीं ताकाशिमा उसे जल फूंक के खाक हो जाती है। वो सभी उसे अपना मास्टर मान लेती हैं और उसे सीखने की अपनी इच्छा जाहिर करती हैं। इस बीच केनिची सुकाबा की नज़रों से बचने की कोशिश में लॉकर रूम में छुप जाता है, लेकिन इधर भी उसकी किस्मत दगा दे देती है और सुकाबा उसके पीछे ही आकर खड़ा हो जाता है। सुकाबा उसे बाहर ले आता है और मुकाबला करने को कहता है, लेकिन वो जाने देने की विनती करने लगता है। सुकाबा उसका मजाक उड़ाते हुए उसे डरपोक बोलता है, जिस वजह से केनिची भड़क जाता है और उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है। केनिची को सुकाबा बहुत बुरी तरह से पीट कर हरा देता है, लेकिन इसके बावजूद केनिची हार नहीं मानता और उसके पैर को कस कर पकड़ लेता है। सुकाबा ने उसका हाथ छुड़ाने के लिए उसे लात मारी और अंत में थक कर केनिची ने उसका पैर छोड़ दिया, लेकिन उसकी पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि सुकाबा के पैरों पर निशान बन गया। फिरिंजी घर वापस आती है तो केनिची को वहाँ पाती है और उसे उसकी चोट के बारे में पूछती है, लेकिन केनिची उसे बताता है कि वो जीने से गिर गया और वहाँ से चला जाता है। सकाकी उसे बताता है कि कई लड़के अपने दुख को लड़कियों को बताने में झिझकते हैं और उसे सलाह देता है कि वो फिलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दें। अकासेम उसके घावों पर मरहम लगाता है और केनिची इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारने पर अफसोस करता है। अकासेम उसके इरादों के बारे में पूछता है, जिस पर वो सुकाबा का सामना करने और उसे अपनी ताकत और साहस को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करता है। अकासेम उसे दिलासा देता है और बोलता है कि उसकी टेक्निक की ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। केनिची की चाहत उसे अपने कहे हुए शब्दों की याद दिला देती है जो उसने अपने मास्टर से बोले थे। ये जानने के बाद कि केनिची कल से टेक्निक की ट्रेनिंग ले सकता है, अपाचाई फौरन उसे प्रशिक्षण देने के लिए आगे आ जाता है। अकासेम उसे बोलता है कि उसे अपनी सीमाओं को समझना चाहिए, लेकिन अपाचाई उस पर ध्यान नहीं देता और बच्चों की तरह बर्ताव करते हुए केनिची को अपना पहला स्टूडेंट घोषित कर देता है। अगले दिन अकासेम एक डरावनी बुद्धा स्टैचू लाता है और केनिची को बताता है कि आज वो उसे थ्रोइंग डेटी क्रेट नाम की एक टेक्निक सिखाने जा रहा है। केनिची को स्टैचू फेंकने को कहा जाता है, लेकिन उसको उसे उठा पाना भी बहुत मुश्किल लगता है। अकासेम उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ध्यान देने को कहता है और बताता है कि अगर वो दुश्मन का संतुलन तोड़ सकता है तो उन्हें आसानी से फेंक भी सकता है। इसके बाद उसे केंसाई फिरिंजी की मदद से जवाबी हमला करने की टेक्निक दिखाता है। वो इस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है, लेकिन जैसे ही अपाचाई उसे ट्रेनिंग देने आता है वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। हालांकि सुगर उसे पकड़ लेती है और अपाचाई को सौंप देती है। इच्छा ना होते हुए भी वो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन लेता है और ऊपर वाले से अपने जीवन की दुआ करता है।
ट्रेनिंग की शुरुआत में जब तक केनिची पैडिंग कर रहा था तब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही अपचाई उसे उसके मुक्के से बचने के लिए कहता है तो वो वहीं उसके झटके से बेहोश हो जाता है। जैसे जैसे वो थ्रोइंग टेक्निक और काउंटर अटैक टेक्निक की प्रैक्टिस करता है उसकी ट्रेनिंग और तेज़ होती जाती है। हर बार जब वो स्टैचू को ज़मीन पर पटकता है तो अगली बार आसान होने की बजाय उसे उठाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस समय सकाकी उसकी ट्रेनिंग को दूर से देखता है और वो धीमे धीमे उसे पसंद करने लगता है। वो 3 दिनों से ज़्यादा रुकने के लिए केनिची की तारीफ करता है और स्टैचू को ध्यान से देखने को कहता है। अचानक से केनिची को दिखाई देता है कि स्टैचू पिछली बार से थोड़ी बड़ी है और उसे जल्दी अलग अलग साइज के बुद्धा स्टैचू से भरा कमरा भी मिल जाता है, जहाँ से अकासेम चालाकी से हर रोज़ उसकी स्टैचू बदल रहा था। उस पर दया दिखाते हुए सकाकी उसे 1 दिन की छूट देता है और एक नई टेक्निक सिखाने का ऑफर देता है। वो उसके अपोनेंट के कराटे स्टाइल के बारे में पूछता है, लेकिन केनिची उससे कहता है कि उसे नहीं पता। पहले तो सकाकी उसके जवाब पर भड़क जाता है, लेकिन जल्दी ही शांत हो जाता है और उससे सुकाबा का स्टैंड दिखाने के लिए कहता है जो वो दिखा देता है। सकाकी उसे बताता है कि सुकाबा का स्पोर्ट्स कराटे स्टाइल है और वो उसे एक ऐसी टेक्निक सिखाएगा जिससे वो 100% सुकाबा को हरा देगा। शुगर और अकासेम हैरान हो जाते हैं कि सकाकी किसी को सिखाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसके बाद स्कूल में फ्रिंजी देखती है कि सुकाबा किसी लड़के को पीट रहा है तो बीच में आकर उसे रोक देती है। जब सुकाबा उसे छूता है तो फ्रिंजी उसके हाथ को झटक देती है। उसकी फुर्ती को देखकर वो उसे लड़ने को कहता है, लेकिन तभी केनिची अचानक से एक मर्द होने का कर्तव्य निभाते हुए वहां आ जाता है और उसे लड़ने से रोकता है और फ्रिंजी की बजाय उसकी ओर से सुकाबा को चुनौती देता है। वो केनिची को समझाती है कि वो अभी उसे लड़ने जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन केनिची अपने फैसले पर अड़ा रहता है। मुकाबला शुरू होता है और केनिची सकाकी की सिखाई हुई टेक्निक को याद करता है। वो सुकाबा के चेहरे पर हमला करने जाता है, लेकिन दूसरा हाथ उसके पेट पर मार देता है। इस टेक्निक को यामाजुकी उबासा कहते हैं, जो कि सुकाबा जैसे स्पोर्ट्स कराटे स्टाइल वाले खिलाड़ियों के खिलाफ हर बार कारगर साबित होती है। केनिची सकाकी की कई हुई बातें याद करता है कि लोगों को चेहरे पर मुक्का खाने से अक्सर डर लगता है, इसलिए वो अपने चेहरे को ढक लेते हैं और वो इसी चीज़ का फायदा उठाकर उनके शरीर के दूसरे हिस्सों को टारगेट कर सकता है। सुकाबा गुस्सा आ जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन केनिची अपनी पलटवार टेक्निक का इस्तेमाल करता है और आखिर में थ्रोइंग टेक्निक का इस्तेमाल करके सुकाबा को ज़मीन पर पटक देता है। स्टैचू के मुकाबले सुकाबा काफ़ी हल्का था, जिस वजह से केनिची ने उसको आसानी से फेंक दिया। केनिची तेजी से उसके पास जाता है और देखता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया, लेकिन उसकी पल्स चेक करने के बाद वो चैन की सांस लेता है। फ्रिंजी को यह देखकर अच्छा लगता है कि केनिची अपनी भलाई से पहले अपनी अपोनेंट की हालत की परवाह कर रहा है। डोजो में वो फक्र से बताता है कि वो सुकाबा से मुकाबला जीत गया है, लेकिन सकाकी उसे बताता है कि उसकी मुश्किलें तो अब शुरू होंगी और इसके बारे में उसे जल्दी ही पता चल जाएगा। अगले दिन स्कूल में केनिची को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग उससे डरने लगते हैं। वो फ्रिंजी को इसके बारे में बताता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि निजीमा सुकाबा के खिलाफ उसकी जीत का ढिंढोरा पीट रहा है और वो उसकी वजह से उसे हड़काता भी है। हालांकि फ्रिंजी इस बार निजीमा का साथ देती है और खुलासा करती है कि उसी ने 2 गोलगप्पों के बदले उसको केनिची के बारे में बताया था। तभी वो देखते हैं कि 2 गुंडे मवाली उसको ढूंढ रहे हैं और उन्हें देखकर वो छोटे बच्चों की तरह निजीमा के पीछे छिप जाता है। यहाँ पता चलता है कि वो गुंडे रैग्नारॉक नाम की गैंग के मेंबर्स हैं और सुकाबा के खिलाफ केनिची की जीत को सुनने के बाद उसे चुनौती देने के लिए ढूंढ रहे हैं। उनके जाने के बाद निजीमा केनिची को डराता है और बोलता है कि 1 लाख येन के बाद हॉस्पिटल के बिल पर टैक्स नहीं लगता। केनिची डर के मारे कांपने लगता है और एक बार फिर से अपनी फूटी किस्मत को दोष देता है।